बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक, फोर्स एक्सर्ट होती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसे प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसे नोट डाउन करने के लिए कि फोर्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम दो कंडक्टिंग रेल्स कंसिडर करते हैं जिनके ऊपर एक कंडक्टर प्लेस है एंड दिस कंडक्टर इज कैपेबल ऑफ मूविंग इन दी बोथ डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट होती है। एंड दिस system of rails and a conductor is placed in a uniform magnetic field which is pointing in the upward direction, and this magnetic field is produced by the horseshoe magnet. And in this setup, this magnetic field is right angle to the conductor. अगर हम इन रेल्स को कनेक्ट कर दें बैटरी के साथ, मैं फर्स्ट कर लेता हूं कि इस एंड को पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट किया गया और ये वाला एंड नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट किया गया बैटरी के। तो इस वायर के थ्रू रेल से होते हुए इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ये बनेगी। जैसे ही वायर के अंदर करंट एस्टेब्लिश किया जाता है, हम नोट डाउन करते हैं वायर जो है वो कंडक्टर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। दिस मीन्स इस कंडक्टर पर फोर्स लगी जिसकी वजह से ये कंडक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। और अगर हम कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो ना करवाएं तो हम नोट डाउन करते हैं कंडक्टर अपनी पोजीशन पर ही मौजूद रहता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन जैसे ही करंट एस्टेब्लिश किया जाता है कंडक्टर में से, तो कंडक्टर जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट ये होती है। और अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो हम नोट डाउन करते हैं कंडक्टर राइट डायरेक्शन में मूव करने की बजाय लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? हम जब कंडक्टर में करंट एस्टेब्लिश करते हैं तो यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। एक तो पहले से मौजूद है परमानेंट मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो चार्जेस कंडक्टर में से मूव करते हैं उनकी वजह से। दोनों मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और होर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होती है और जो कंडक्टर को मूव करती है। हम नोट डाउन करते हैं कि ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है साइन ऑफ अल्फा के ऊपर, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारे इस केस में एंगल जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। लेकिन अगर हम कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेस करें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ अल्फा विल बिकम जीरो और साइन ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होता है। दिस मीन्स नो फोर्स विल बी exerted on the conductor when it is placed parallel to the magnetic field line। और फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब इसे प्लेस किया जाएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसा कि इस केस में प्लेस किया गया। इसके अलावा कंडक्टर पर एक्सर्ट होने वाली फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर हम करंट की अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो नोट डाउन करते हैं फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। And force is also proportional to the length of the conductor, where L is the length of the conductor from here to here which is present inside the magnetic field। अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है उसे इंक्रीज करें तो हम नोट डाउन करते हैं फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है और लेंथ को डिक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज करती है। इसके अलावा फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B के, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होर्सशू मैग्नेट। मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसके अंदर ये असेंबली प्लेस की गई है, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो सेम वे में फोर्स भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अगर हम इन चारों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा करें तो हम लिख सकते हैं F
is proportional to ILB sin of alpha, and when we remove the sign of proportionality तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, where k is the constant of proportionality, and if we write the units of this equation in SI system, then the value of k will become 1। तो अगर हम k की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एल्फा, वेयर दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर हम इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, क्योंकि साइन ऑफ एल्फा था तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसे L क्रॉस B की फॉर्म में। यहां पे तो हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि कंडक्टर पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में कंडक्टर क्या है, मूव कर जाएगा। अगर हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करना चाहें कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम L क्रॉस B को देखते हुए फोर्स की वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंगली रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर इन द शॉर्टर एंगल, देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम रोटेट करें अपनी फिंगर्स को फ्रॉम द कंडक्टर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और याद रखिएगा कंडक्टर की लेंथ वो ली जाती है जिस डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। तो यहां पर अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करें फ्रॉम लेंथ ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड तो थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और हमने देखा था कि कंडक्टर मूव करता है राइटवर्ड डायरेक्शन में एज शोन बाय द थंब। ये था राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं जिसे हम राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम फिंगर्स को पॉइंट आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को पॉइंट आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस जिस डायरेक्शन में लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो परपेंडिकुलर ऑन द पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि सेम है जो हमने राइट हैंड रूल से पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट वाले में। आइए अब बी को डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 मीटर है, उसमें से जो करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर है, एंड द कंडक्टर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द इक्वेशन F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एल्फा विल बिकम इक्वल टू F इज इक्वल टू B, क्योंकि जब हम I की वैल्यू 1, लेंथ 1 और साइन ऑफ एल्फा 90 की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास F जो है वो B के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहां से B को डिफाइन कर सकते हैं। B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर placed at right angle to the magnetic field when the current of 1 ampere is passing through it। और अगर हम B के यूनिट को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL साइन ऑफ एल्फा। और अगर हम तमाम वैल्यूज को यूनिट कंसिडर करें, मींस फोर्स 1 न्यूटन हो, लेंथ 1 मीटर, करंट 1 एम्पियर और साइन ऑफ एल्फा का रिजल्ट जो है 1 हो, जिसे हम साइन ऑफ 90 डिग्री पुट करेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट आ जाएंगे 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसे हम डिफाइन करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अगर हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज करें तो हमने पढ़ा था कि हम राइट हैंड रूल से करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड एग्जिस्ट करता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में करंट जो है वायर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारी रोटेटेड फिंगर्स जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं चीज़ों की जब रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल हो, मींस एक्स और
वाई एग्जिस्ट करता हो। लेकिन अगर चीजें जो हैं वो थ्री डिमेंशनल प्लेस हो, मीन जी एक्सिस भी एग्जिस्ट करे, तो हमारे लिए टू डिमेंशनल प्लेन में थर्ड डायरेक्शन जो ओरिजिन के यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी, रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, जिसे हम टेढ़ा रिप्रेजेंट करते हैं यूं। तो इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड होती है, टूवर्ड्स यू होगी जो, उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उस डायरेक्शन को। और अगर कोई क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इसी कंडक्टर को मैं प्लेस करूं इस तरह कि करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स यू हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे कंडक्टर इस तरह प्लेस है कि उसमें करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू है, और राइट हैंड को रूल को यूज करें तो हमारे पास इस कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड आएगा वो सर्कुलर होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से बनेगा। अगर हम इसी कंडक्टर को, जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स यू है, या कह सकता हूं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है, अगर इसे हम प्लेस करें परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो देखते हैं। यहाँ पे ये जो फील्ड है ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमने कंडक्टर प्लेस किया इसके अंदर जिसमें करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो इसके अराउंड करंट की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर हम देखें इस कंडक्टर के राइट साइड पे इस पोर्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसल करेंगी। लेकिन ऑन द लेफ्ट साइड दे विल रीइंफोर्स ईच अदर बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर इस कैंसलेशन और रीइंफोर्समेंट की वजह से कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ कैंसलेशन, क्योंकि जिधर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उधर फोर्स ज्यादा होगी, और जिधर फील्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी उधर फोर्स कम होगी। तो फील्ड लाइंस की इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होगी वो जहां पे रीइंफोर्समेंट होती है उधर से कैंसलेशन की तरफ होगी। इसका मतलब हमारा कंडक्टर जो है इस कंडीशन में राइट साइड पे मूव करेगा। थैंक यू।